ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की फर्स्ट ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और आज हम उसका पार्ट फर्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज उसका हम पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, आप यही क्लास ले सकते हैं बैक के लिए भी, क्योंकि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है तो हमें इंपॉर्टेंट लगेगी। दूसरी बात कि हमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या करवा रहे हैं। अगर इसमें टाइम हो रहा है तो यानी कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ अच्छी सी दी जा रही है जो आगे आने वाले एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो इस एग्जाम में हो चाहे आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो। ठीक है, जॉब पानी है तो भाई कंपटीशन लेवल करना पड़ेगा। चलिए, हमें यह जानना है, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे आप जाकर के फ्री पीडीएफ और फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक, ग्लोबल आईटीआई आप सर्च करेंगे, वहां जाएंगे तो आप सबसे पहला लिखा हुआ आएगा ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री पीडीएफ एंड ऑनलाइन टेस्ट फॉर आईटीआई स्टूडेंट। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपके सामने ये कुछ बना हुआ आएगा रंग बिरंगा, और यहीं से आप क्या टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री में पीडीएफ देख सकते हैं, साथ में कोई अपडेट हो एनसीईआरटी की वो भी आपको मिल सकती है, सिलेबस पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे आप अपना स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहली क्लास में हम बताना भूल गए थे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, तो अगर आपको कोई भी सवाल करना हो हमसे, जैसे क्या होता है कि आप कमेंट कर रहे हैं या लाइव प्रीमियम चलता रहता है तब आप करते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, तो वो रिकॉर्डेड क्लास होती है इसलिए। ठीक है, तो चलिए आपको आपसे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टा की आईडी है, ठीक है, इस पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। कोई आपको स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ऐसे तो नहीं, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टा की आईडी है। चलो आज का सवाल करते हैं हम। क्या कह रहा है? विच इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रिल बिट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है? पूछ रहा है जो ड्रिल बिट का साइज होता है जो हम ड्रिलिंग मशीन में लगा रहे हैं उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार होगा 6.5 mm। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, ठीक है, कभी कभी आप गलत भी देते हो। तो पूरी क्लास भी देखो कि भाई ऐसा मत कहो कि अरे जल्दी पढ़ाओ, ये तो आ रहा है, ये वो आपको आ रहा है और भी बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है, तो सबको लेके चल रहा है ना। तो हम ये देख सकते हैं ये क्या है? हैंड ड्रिलिंग मशीन है। क्या है? हाथों से ड्रिल किया जाता है। देखो ये हैंडल है, फिक्स हैंडल, ठीक है, और ये हमारा स्मॉल हैंडल है। जब हमें दूरी नॉर्मल है, हैवी है, तो हम ऊपर वाला पकड़ लेते हैं, और जब हम इससे काम चल जा रहा है तो ये वाला पकड़ लेते हैं और इसको हैंड से घुमाते हैं। ठीक है, हाथों से घुमाते हैं। ये चक सेल है, ये पकड़ा हुआ है किसको? जॉ को, और जॉ इसमें हम जब घुमाते हैं तो ये घूमता है। देखो ये यहाँ ऐसे 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 घूमेगा और फिर ये इसको घुमाएगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, और ये जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा, यहाँ का जो जॉ के साथ ये है, और इस तरह से हमारा ड्रिल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, ये तो हो गया हैंड ड्रिल मशीन। ये फिगर दिखा करके अगर आपसे पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कौन सा है। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन, जिसके बारे में आपसे सवाल में पूछा है कि भाई इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग हैंड ड्रिल मशीन जो होता है वो कितने, उसकी बिट कितने mm की होती है? 6.5 mm की, और साथ में पोर्टेबल होता है तो इसको हम कहते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन। और इसका लिखा हुआ है 6 mm से 12 mm। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, बिट का इसलिए लिखा है 6 mm to 12 mm। जैसे हमने देखा 6.5 इसके अंडर में ही आता है। इसकी अगर बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल कॉर्ड है। भैया इलेक्ट्रिकल से चलने वाला है ना, इसमें बिजली सिग्नल देंगे तभी ना चलेगा, तो यहाँ से कनेक्शन देंगे हम, सप्लाई। ठीक है, ये हैंडल है पकड़ने के लिए। ये हमारी ट्रिगर स्विच है, यानी कि आप इसको सप्लाई दे रहे हो तब भी ये ऑन नहीं होगा जब तक आप ट्रिगर स्विच नहीं दबाओगे। ठीक है, तो ये ट्रिगर स्विच है। आप यहाँ देख सकते हैं गियर की चक है, ये चक है और ये चक का की है। बताया अभी आपको, इसको यहाँ का जो चक था वो हमारा पकड़ के रखा था जॉ को, तो इस जॉ को यहाँ ये पकड़ के रखता है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये जो चक का की है वो क्या करता है? इस चक को जब भी, ये देखो होल है यहाँ पे, जब भी इसको खोलना होता है और ड्रिल बिट को चेंज करना होता है तो हम इससे खोल करके इसका ड्रिल बिट चेंज करते हैं, फिर वापस से लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी मिली। मैंने कहा ना कि सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो भैया हमने लगा लिया, क्या होगा? 6.5 mm। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसमें इंप्लीमेंट किया जा सके कि कुछ और ऐड करना हो तो आपको और भी दे जा सकते हैं। ठीक है, विच टूल इज यूज्ड फॉर सीमिंग द funnel
लाइक टेपर, टेपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी हम यहाँ आएंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं आपके सामने क्या स्टेक के बारे में दिया हुआ है। हेटिज स्टेक, स्क्वायर स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक और बेवल एज स्टेक। अब इनका उपयोग क्या होता है, इनके किनारों को मोड़ने के लिए, जैसे ये ऐसी चीजें हैं जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइस होती है, अभी तो हम वर्कशॉप पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारा ऐसा चीज है यूज करने के लिए जिससे हमें आकृति देनी हो, मोड़ देना हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं हम कि यहाँ देखिए कुल्हाड़ी नुमा स्टेक, ठीक है, ये कुल्हाड़ी टाइप का होता है। आप ये देख सकते हैं, इसका फिगर है यहाँ पे आप अपना प्लेट रख करके यहाँ 90 डिग्री का एंगल दे सकते हैं। यहाँ पे भी हम रख करके 90 डिग्री का एंगल इसको प्रदान कर सकते हैं। एक तरफ धारदार कुल्हाड़ी जैसी होती है, किनारों को मोड़ने या काटने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे किनारों को मोड़ने के लिए मेटल शीट लिए हैं हम, उनको मोड़ना है 90 डिग्री पे, तो हम इस पे रख करके ऐसे हल्का सा वो मार देंगे, मतलब मार दे सकते हैं, जैसे मैलेट से हम मार देते हैं, से ठोक सकते हैं, तो हमारा क्या 90 डिग्री का ले लेगा। और ये हमारा कुल्हाड़ी है, एक साइड में कुल्हाड़ी टाइप का रहेगा और एक साइड मतलब काटने के लिए और एक साइड मोड़ने के लिए हमारा निशान बना होगा, ठीक है। स्क्वायर स्टेक की बात करें जो चौकोर टाइप का आता है, देखो उसका फिगर एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये फिगर थोड़ा सा ऐसा था कि दिख नहीं रहा था, तो बट हमने यहाँ लेके आए, तो ये चौकोर टाइप का ऐसा होता है और इस पे भी हम मोड़ते हैं चारों ओर समतल और चौकोर सतह, फ्लैट और सीधे किनारों को बनाने के लिए, ठीक है। एकदम किनारे क्या एकदम सीधे सीधे बनाने हैं तो हम कुछ इस टाइप का स्क्वायर वाला यूज करते हैं स्टेक, ठीक है। ब्लो हॉर्न स्टेक, सिंग जैसा स्टेक, एक सिरा पतला और घुमावदार वक्रादार धातु बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। धातु की कोई चादर हम बना रहे हैं, मतलब सीट है, उसको मोड़ना है या काटना है तो हम उसमें इस तरह से, देखो ये वाला जो है ये शंकुनुमा है, ठीक है, कोनिकल है, शंकुनुमा, ठीक है, शंकुनुमा है। इसमें जब हमें मेटल को इस टाइप से आकार देना होगा तो हम इसमें डाल करके थोड़ा सा ऐसे करेंगे ऊपर से नीचे, ठीक है, और यही चौकोर देना होगा तो हम इधर करेंगे। इस तरह से हम इसका उपयोग करते होंगे। कुछ इस टाइप का, ये इस टाइप का बोला मैंने, इस टाइप का ही आप देखे होंगे, जूता चप्पल जो बनाते हैं उनके पास होगा ऐसा टाइप का लोहे का होता है, वो उस पे आप देखे होंगे कि वो करता है काम, ठीक है। तो ये देखने में हमारा कुछ इस तरह से होगा, एक तरफ से कोनिकल होगा और दूसरी तरफ से हमारा इस तरह से बना होगा, ठीक है। अगला है बेवल एज स्टेक, तिरछी धार वाला स्टेक। किनारों पर तिरछी धार होती है, कोनी मोड़ और जटिल आकृति के लिए उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे तिरछी धार, अगर हमें हमारे मेटल में तिरछी धार डालनी है कोई किसी एंगल पे, ठीक है, तो हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे डबल बेवल एज है, ये डबल बेवल एज है और ये हमारी नॉर्मल एज है, ठीक है, सिंगल वाली। अब इसमें देखो यहाँ भी काटने के लिए थोड़ा सा तिकोना बनाया हुआ है और ऊपर में आप देख सकते हैं चौकोर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो उसका किनारा हमारा कुछ इस प्रकार से होता है ताकि हमारी तिरछी धार उसमें मिल जाए मेटल में, ठीक है, उसको मोड़ने। बेसिकली सारे जो स्टेक हैं हमारे वो मोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। और साथ में हमारा सवाल पूछा है कि टेपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो हम किसका उपयोग करते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या आया है, वाइज भी आया है और हमारा एंगल सीट नहीं, वाइज और एंगल सीट। इस वाले को आपको समझना है तो अभिषेक सर ने आपको पढ़ाया हुआ है, एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। उसमें जा करके आप ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। ये सेंटर नापने के लिए होता है और किस तरह नापते हैं उन्होंने प्रैक्टिकली करके बताया है, इसीलिए कहा कि उनकी वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा वो आपको ये फीटर का पार्ट है, ठीक है। ये प्रोटेक्टर है, ये हमारा बीच में प्रोटेक्टर है, ये सेंटर नापने के लिए, और ये हमारा 45 डिग्री नापने के लिए, और ये वाला हमारा 90 डिग्री नापने के लिए होता है, ठीक है। किसी भी हम जो जॉब बना रहे हैं, लकड़ी का, गत्ते का, जो भी हम जॉब बना रहे हैं, उसमें हमें 45 डिग्री नापने के लिए, हमारा 90 डिग्री नापने के लिए, और ये हमारा प्रोटेक्टर है, और ये सेंटर नापने के लिए उपयोग होता है। किस तरह होता है हम फिर से आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अभिषेक सर की आप ग्लोबल ITI पे ही वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब वाइज लिखा था, इसको बेंच वाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
बेंच वाइज। अब क्या होता है, इसको ना बेंच पे एकदम कस देते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें जैसे ये जो ये वाला हैंडल है, इससे हम घुमा करके इसकी साइज को पास लाएंगे और इसमें हम अपना जॉब फिक्स करेंगे। तो इसमें जब जॉब फिक्स करेंगे और उसके ऊपर जॉब को रेतना हो या जॉब को हमें मोड़ना हो, तो हम इसके ऊपर रख करके बिल्कुल फिक्स हो जाता है हमारा जॉब। उसके बाद जो करना है आपको जॉब के साथ आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेंच वाइज हो गया और ये हमारा एंगल वाला हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्या आपको बताया आंसर क्या हो जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक का, जो कि क्या कर रहा था, टेपर जैसे फनल जोड़ने का कार्य कर रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं, What is indicated by the arrow mark X the sewing operation? आरी के संचालन में X चिन्हित द्वारा तीर जो दिया है उसका क्या तात्पर्य, क्या समझ में आ रहा है इसे? देखो ये वाला डायरेक्शन पूछ सकता है आपसे, ये वाला डायरेक्शन पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड फोर्स, हम जब आरी चलाते हैं तो हम एक फोर्स फॉरवर्ड की तरफ लगाते हैं और एक फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं। ठीक है, तो जो आगे की तरफ लगाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, फॉरवर्ड फोर्स, आगे की तरफ। ठीक है, और ये पीछे की तरफ। तो जो इसके जो नोक है, जब पीछे वाला जो फोर्स लग रहा है वो किसके अपोजिट, अगर पूछेगा आपसे कि जो रिवर्स फोर्स होता है, ये रिवर्स फोर्स है, ये हमारा जो इसके ब्लेड होते हैं उसके कैसे होता है, उसके जस्ट पीछे होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। ब्लेड अगर इधर साइड का बना हुआ है तो हमारा रिवर्स फोर्स इधर लगेगा। देखो आप इस वाले फिगर में देख सकते हो, ब्लेड हमारे इस साइड को जा रहे हैं तो हमारा फोर्स इस साइड को लग रहा है, और वही फॉरवर्ड फोर्स हमारा ब्लेड की साइड दिशा में ही लगता है। ठीक है, साथ में हमारा प्रेशर भी लगता है, और ये वाला जो फोर्स है ये हमारा प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, क्या लगा रहा है हमारा, रिवर्स पोजीशन ऑफ ब्लेड नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर बता रहा है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कट का डायरेक्शन भी नहीं बता रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। जिस दिशा में दबाव लगा, मतलब आप जब आरी से काट रहे हो चीजों को तो आप एक फोर्स आगे लगा रहे हो, लेकिन उसको दबा के लगा रहे हो ना, तो दबाए हो तो ऊपर से ही तो दबाओगे, तो दबा करके हम उसको आरी को चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। डायरेक्शन ऑफ कट की बात करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन ऑफ कट हो जाएगा। रिवर्स पोजीशन ऑफ ब्लेड तो ये वाला हो जाएगा, पूछे आपसे, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड तो ये वाला डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा इसमें हमने चारों को जान लिया, क्या क्या बताया है। ठीक है, अब हम एक आपके सामने आरी भी आए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या होता है, सॉ ब्लेड है। क्या कहते हैं इसको सॉ ब्लेड कहते हैं। इसको हैंडल है, हम इसको पकड़ते हैं, ये हमारा फ्रेम है, इसी फ्रेम में हमारा ये ब्लेड जो यहाँ से यहाँ तक है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक है हमारा एडजस्टेबल फ्रेम, मतलब ये फ्रेम को ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लेड की साइज देखो बिल्कुल सही है, हैंडल है ये, और हैंडल भी बड़ा है हमारा, ये फिक्स ब्लेड होल्डर है। ठीक है, ब्लेड इसमें फिक्स्ड है, और ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है। अब इसमें क्या होता है, ये जो ब्लेड का जो फ्रेम है आप देख सकते हैं इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये हमारे इसको ढीला या टाइट करके इसको क्या करते हैं, ब्लेड को फिक्स कर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एडजस्टेबल ब्लेड। ठीक है, तो ये हम इसको क्या करते हैं, विंग्स नट कहते हैं। क्या कहते हैं, विंग्स नट। और ये हमारा फ्रेम रहा। ठीक है, और ये हमारी फ्रेम की लेंथ एडजस्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में भी जान लिया, और इसके अगर फिगर आपसे कैसे आएंगे, एक्स दिखा देगा यहाँ, चाहे यहाँ एक्स दिखा देगा, या आपको यहाँ एक्स दिखा देगा। तो इस तरह के सबसे सवाल पूछते हैं कि भैया बताओ ये कौन सा भाग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर को दिखा रहा है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वुड रैश फाइल। ठीक है, वुड रैश फाइल का क्या पर्पस होता है, लकड़ियों को जो हम घिसते हैं, जिस औजार से घिसते हैं, उस टूल का बता रहा है क्या हम क्यों यूज करते हैं। तो हम ना सबसे पहला जो स्टार्टिंग में करते हैं, प्राइमरी रफ वर्क, यानी कि रफ काम करने के लिए हम उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, लकड़ियों को
घिसने में जो रेस्ट फाइल यूज होता है वो एकदम प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग के आरंभ में हम उसका उपयोग करते हैं। आपने वर्कशॉप में किया होगा तो आप जानते भी होंगे। चलिए अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं रेस्ट फाइल के, तो इसके पार्ट्स को भी पढ़ लेते हैं। वो जरूरी है हमारा पार्ट्स पढ़ना, ठीक है। ये रहा हमारा हैंडल, हम सभी जानते हैं। इस पार्ट को हम टैंक कह रहे हैं। ये हमारी हील है, जो खाली पार्ट होती है ना, जो ऐसे ऐसे जो बना हुआ है धार धार, जिससे हम घिस रहे हैं लकड़ी के अपने जॉब को, ठीक है। उसके लास्ट में आपने देखा होगा ये पार्ट खाली होगा, उसको हम हील कहेंगे। और इसको, ये वाले पार्ट को देखे होंगे आप, ये कुछ मोटा इस प्रकार का होगा, ये क्या कहते हैं, हम इसको एज कहते हैं। और ये जो ऊपर समतल वाला पार्ट है वो हमारा फेस कहलाता है, फेस। और आखिरी में भी हमारा कुछ ऐसे पार्ट, आप अपने आईटीआई में जाना, आप इसको उठा के देखना, आप सारे पॉइंट पाओगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, पॉइंट कहेंगे। और इसको, ये फेरल है, फेरुल है, मतलब इसमें जाकर के ये फिक्स होता है और ये उसको बांधे रखता है हमारे हैंडल में, ठीक है। चलिए, ये टैंक है जो कि ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ये यहाँ पे दिखाना चाहिए, ये वाला पार्ट होगा टैंक, ठीक है। ये हैंडल है, ये बॉडी है और ये टिप है हमारा। अब जब रेस्ट फाइल की बात हो रही है, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट सब जो होगा हम वो बताएंगे आपको, ठीक है। आप अपने से मत सोचिए कि भैया ये बहुत टाइम ले रहा है, इसमें आप बहुत कम टाइम ले रही हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताएंगे। देखो, सिंगल कट, डबल कट, रेस्ट कट और कर्व कट, इन चारों को हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। रेस्ट फाइल के 4 प्रकार दिए हमने यहाँ पे, सिंगल कट, डबल कट, रेस्ट कट और कर्व कट, ठीक है। इस टाइप के रेस्ट फाइल होते हैं। सिंगल कट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एक ही दिशा में दांते बने होते हैं। अब हम आपको दांते दिखा देते हैं, ये कौन सी दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं। आप इसका दांता देखिए, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसको उपयोग की बात करेंगे, पूछता है आपके एग्जाम में, तो ये मत सोचिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, एग्जाम में पूछता है तभी लेकर के आए। धातु की हल्की फिनिशिंग के लिए उपयोग होता है। जब वो एक दाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, हल्की फिनिशिंग, हल्की फिनिशिंग, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डबल कट फाइल का क्या होता है, 2 दिशाओं में क्रॉस दांत होते हैं, ज्यादा तेज काटने के लिए 2 दिशाओं में डबल क्रॉस होते हैं। ये वाला हमारा ऐसे है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, ठीक है। इसलिए कह रहा है 2 दिशाओं में हमारे होते हैं और ज्यादा तेजी से करता है। जल्दी मटेरियल हटाने के लिए, मतलब आपको जो जॉब मिला है उसमें मटेरियल जल्दी हटाने के लिए हम डबल कट भी यूज कर लेते हैं। रेस्ट कट फाइल की बात करेंगे तो बड़े, खुरदरे और अलग अलग दांते होते हैं, ठीक है। बड़े, खुरदरे और अलग अलग दांते होते हैं। जैसे इसमें ना खुरदरे टाइप का ऐसे ऐसे अलग अलग दांते होंगे, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो लकड़ी और प्लास्टिक आदि पर काम करने के लिए उपयोग करते हैं हम इसको। कर्व कट फाइल की बात करेंगे अगर, तो सतह पर वक्र घुमावदार दांते बने होते हैं, ठीक है। इस तरह के दांते बने होंगे। और ये ऑटोमोबाइल बॉडी मुलायम धातुओं को, ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहा है, मुलायम धातुओं को हटाने के लिए हमारा उपयोग होता है। जैसे कि हम इस फिगर को देख सकते हैं, ये कर्व बने हुए हैं, कर्व कट, ठीक है। तो चारों हम जान गए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। आप वर्कशॉप में जाकर के एक बार मैचिंग कर लीजिएगा, साथ में आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं, तो अभी नहीं तो कभी तो आएगा ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आप लिख सकते हैं। तो इसका जवाब हम बता दिए आपको कि प्रारंभिक रूप से रफ काम करने के लिए हम लकड़ी के उस पे और इस वाले औजार का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो अगला है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू रेस्क्यू द पर्सन इन इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट। विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होगा। और कल की क्लास में हम आपको अच्छे से समझाए थे, इसीलिए बोला कि आप क्लासेस लाइन से जरूर देखिए, जरूर कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पिछली क्लास में बता चुके थे और यहाँ पे आपको फिर से समझा रहे थे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पावर को कट करेंगे, स्विच ऑफ द पावर, कट द पावर। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। फिर हम जांचेंगे कि जो हमारा पीड़ित है, जिसको झटका लगा है बिजली का, भाई वो होश हवास में है या नहीं है, ठीक है। उससे पूछेंगे कि क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां उसे हवादार जगह में ले जाएंगे। कभी भी किसी को कोई जैसे मिर्गी वगैरह आता है या कुछ भी ऐसे दिक्कत होती है तो सबसे पहले लोगों को हटाओ वहां से, भैया उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलनी चाहिए, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, ये पूछेंगे उससे क्या हुआ भैया। जब नहीं कुछ होगा तो हम उसको सीपीआर और ब्रीथिंग देने की कोशिश करेंगे, और तब तक आप जो गोला लगा के जो खड़े होते हैं ना, उनमें से किसी से कहना कि इमरजेंसी पे कॉल करे, चुपचाप एम्बुलेंस बुलाए, ठीक है। और इमरजेंसी पे कॉल करने पे एम्बुलेंस आती है, कभी ये मत सोचना कि नहीं आती है, पास की एम्बुलेंस जरूर आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर को कट कर देंगे। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। स्विच ऑफ पावर सप्लाई। डॉक्टर को तो बाद में कॉल करेंगे ना, और कांटेक्ट तो तोड़ना है ही हमें। जब पावर कट नहीं कर पा रहे हैं तो भाई कांटेक्ट तोड़ सकते हैं। और पुल द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक कांटेक्ट, बिजली के संपर्क से इंसान को खींच करके मत लाना, आपका ही लॉस होगा, आप भी जाओगे वो भी जाएगा, साथ में दोनों लोग जाओगे, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे 20 का आंसर, ठीक है। ये समझा दिया आपको। 21वां बोल रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर इलेक्ट्रिक फायर, बिजली की आग का कारण क्या होता है। देखो, ओपन सर्किट हम आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रहे हैं। सेकेंडरी वालों को तो पता होगा, क्योंकि वो भाई काफी टाइम से जुड़े हैं, तो उनको पता है कि भाई एलिमिनेशन मेथड कैसे चलता है। तो विचलन मतलब अपने दिशा से भटक जाना, ठीक है। तो ये तो मैम हो नहीं सकता। ओपन सर्किट यानी कि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें एक बल्ब जलाना है, ठीक है, ये हमारा बल्ब होगा और ये हमारा सर्किट है, लेकिन ये सर्किट यहाँ से खुला हुआ है, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं, जब तक इसको सप्लाई नहीं मिलेगी बल्ब कैसे जलेगा। तो जब सर्किट ओपन होगा तो क्या आपको बिजली का झटका महसूस होगा? क्या करा, नहीं सॉरी, बिजली के आग लगने का कारण पूछ रहे हैं ना। तो जब ये सप्लाई नहीं हो रही थी भैया, वहां तो कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा काम। चौथा है प्रॉपर अर्थिंग, कह रहा है प्रॉपर अर्थिंग होगी तो क्या हमारा आग लग सकता है बिजली में। ऐसा हो सकता है भाई, एकदम बढ़िया तुम्हारे घर में प्रॉपर अर्थिंग है, सबके घर में होती है, ताकि आपको बिजली के झटके ना लग सके, सारी जो भी झटके हो रहे वो हमारे बिजली में चले जाए, जमीन में चले जाए, ठीक है। इसलिए प्रॉपर अर्थिंग की जाती है। अब कह रहा है कि इससे आग लग जाएगा, अरे भाई इससे आग लगेगा तो लोग करवाएंगे क्यों, इससे आग नहीं लगता है, ठीक है। प्रॉपर अर्थिंग प्रॉपर रहता है, ठीक है। क्या बचा एलिमिनेशन मेथड में, क्या बचा भाई? ऑप्शन नंबर 3 क्या था मैम? ओवरलोडिंग। और ये रहा हमारा सही जवाब। ओवरलोडिंग से हमारा क्या होगा, आग लग सकता है, बिजली की आग ओवरलोडिंग से, यानी बहुत ज्यादा भार ले लेगा तो ये फूक जाएगा। एग्जांपल ऐसे लो, एक मजदूर है वो काम कर रहा है, ठीक है, 10 किलो उठा सकता है, उसके ऊपर 20 किलो 25 किलो 30 किलो और 40 किलो रख दो, तो वो बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? जितना काम कर सकता है उससे ज्यादा लोगे, उससे ज्यादा उस पर भार डालोगे तो वो बैठ जाएगा। उसी तरह हमारा ओवरलोडिंग करेंगे हम, जितने आपने बोर्ड का कनेक्शन लिया है उससे ज्यादा अगर कंजप्शन करेंगे, आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो ओवरलोडिंग की समस्या आएगी और जिसकी वजह से हमारा बिजली में आग लग सकता है। ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्या कह रहा है, अब इसका मीनिंग पूछ रहा है, बताओ पिछली क्लास में बताया था या नहीं बताया था। ये फर्स्ट एड का है ना, प्राथमिक चिकित्सक बिंदु का है हमारा ऑप्शन, ठीक है। और टॉक्सिक हैजार्ड नहीं भैया, टॉक्सिक के लिए तो हमारा ऐसे था कि कोई भी खतरा खतरा दिखाना है, खतरा खतरा खतरा, तो हम ऐसे दिखाते थे। तो वियर रेस्पिरेटरी, तो ये गोले में रहता है ना, अगर रेस्पिरेटरी मतलब मास्क लगाने के लिए बोल रहा है। और रिस्क और एक्सप्लोजन, तो रिस्क वाले चीज में हमेशा ट्राइंगल होता है, तो ये तीनों वैसे ही कट गए, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो यहाँ भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे, बट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट 8 पॉइंट, इसका शेप भैया स्क्वायर होगा, ठीक है। कलर की बात करें तो व्हाइट कलर का सिंबल रहेगा, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रहेगा। कल की क्लास में हमने इसको आपको दिखाया भी था कैसे था वो, ठीक है, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड में। इसका मतलब क्या है, इंडिकेट और गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी प्रोविजन फर्स्ट एड, सेफ्टी प्रोविजन के लिए इसको फर्स्ट एड के रूप में दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है। एग्जाम्पल की बात करें, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और कॉशन, यानी कि ये शॉक वॉक लग जाए तो आप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आते हो, और जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उस पर ऐसा फिगर बना रहता है, ठीक है। तो चलिए हमने समझ लिया यहाँ पे भैया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या कहता है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड टू बी अवॉइड टू अ पर्सन विथ एबंडेंट इंजरी, पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पेट की चोट लगी है तो क्या मुंह से नाक तक की विधि चलेगी? नहीं चलेगी भैया, मुंह से मुंह की विधि भी नहीं चलेगी, ठीक है। माउथ टू माउथ विधि नहीं चलेगी, नोज टू माउथ तो कोई विधि नहीं होती। क्या आप ना नाक आप किसी पीड़िता के मुंह में घुसाओगे? नहीं ना,
पीड़ित के पीड़ित पीड़िता जो भी नाक नहीं घुसाओगे तो ऐसी कोई मेथड नहीं होती है। माउथ टू माउथ हम जान रहे हैं, सीपीआर कह रहा है उसको, ठीक है। माउथ टू नोज भी नहीं होता, किसी के नाक में फूंक करके आप उसको जिंदा नहीं कर सकते, कोई बाबा बाबा नहीं हो, ठीक है। और तो बचा क्या हमारा एलिमिनेशन मेथड से, ऑप्शन नंबर ए बचा, ठीक है। क्या है, सेफर्स मेथड। अब चलो आपको दिखा भी देते हैं सेफर्स में क्या होता है। पेट के बल हम उसको लिटा देंगे, ठीक है, पहले पोजीशन में, और इस तरह से उस पर भार देंगे, ठीक है, दबाने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा देख रहे हो इसका पोजीशन चेंज हो गया, ऐसे था, फिर ये इस तरह से हो गया, और फिर ऐसे 45 डिग्री एंगल बना करके दबाने की कोशिश करेगा, और फिर लास्ट में आप देख सकते हो कि इस तरह से बैठ करके उसको राहत देने की कोशिश करेगा। ये है हमारी सेफर्स विधि, ठीक है, इससे हम कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंजरिंग एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग अ लोड? भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण है? भैया जब आप भार उठा रहे हो तो उस समय आपको चोट लग सकती है, और इसका कारण क्या पूछ रहा है? भैया भार उठाने के लिए अगर आप गलत तरीके से भार उठा रहे हो तो आपको चोट लगनी ही लगनी है। देखो गलत तरीका ये रहा, सॉरी एक मिनट, हाँ थोड़ा ऊपर कर दे। चलो गलत तरीका भाई, ये देखो गलत तरीका है हमारा बिल्कुल। क्या हम ऐसे पूरा झुक जा रहे हैं और फिर उठा रहे हैं भार, भाई पूरा कैसे बनाएगा बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम उठा रहे हैं, और फिर देखो उठाया और फिर इस तरह से हमने बनाया, तो हमें लगा कि ये हम भार उठा ले रहे हैं और भार हमारे पास उड़ गया, लेकिन ये गलत तरीका है। इस तरह से भार उठाएंगे तो हमारे कमर की हड्डियां चटक जाएगी, कमर बैठ जाएगी, ऐसे वाली दिक्कत होती है। तभी ने और तो बोला था भार उठाना मना, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं उठाती। भाई सही तरीके से उठाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहले बैठना है, इस तरह से आकृति बनानी है और भार को नीचे से ऐसे करना है, और देखना आप करके देखना। अगर इस तरह से पहले एक भार उठाना, ठीक है, इस तरह से उठाना कोशिश करना, तो देखना आपको खुद ही पता चलने लगेगा पीठ में। लेकिन आप इस तरह से उठाओगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो सही तरीका है। तो ये देखो एकदम थोड़ा सा उठा, फिर बिल्कुल बैठा था, फिर उठा थोड़ा सा, और फिर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये भार उठाने का सही तरीका है, एकदम करेक्ट वाला, ठीक है। तो अगर भार उठा रहे हैं तो समय चोट लग सकता है, किस तरीके से, किस वजह से? तो क्या होगा, रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक, क्या गलत उठाने के तरीके की वजह से हमारा चोट लग सकता है। भारी बोझ होगा, इससे नहीं होगा भाई, भारी बोझ है हमें पता है, तो अगर हमारे लिमिट का नहीं होगा, हमारे बस का नहीं, तो हम उठाने क्यों जाएंगे, हम किसी और से उठाएंगे। और अगर हमें पता है कि हमारे बस का है, हम उठा सकते हैं, तो उसको सही तरीके से उठाएंगे, ठीक है। गिरती हुई चीजें, मतलब जो भार उठा रहे हो उसमें से सामान गिर रहा है तो चोट लगेगा। मान लो उसमें आटा, तो आटा गिरने से चोट लगेगा क्या? तो ये गलत ऑप्शन है। एलिमिनेशन मेथड बहुत काम वाली चीज है, सीख लो, बहुत मजा आएगी, ठीक है। और अगला है ऑब्जेक्ट स्टीयरिंग द लोड, भार को टटोलने वाली वस्तु, मतलब भार को टटोलने वाली वस्तु से चोट लग सकती है क्या? नहीं ना। तो भाई गलत तरीके से हमारा चोट लग जाएगा। हमने ये एलिमिनेशन मेथड से भी देख लिया और आपको बता दिया कि सही तरीका और गलत तरीका क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ द ओवरलैपिंग ऑफ एक्सेस शीट मेटल causing ब्लस एट सीम एंड एज इज प्रिवेंटेड। सीम और किनारे पर उभार पैदा करने वाली अतिरिक्त शीट धातु के ओवरलैपिंग को कैसे रोका जाता है? ठीक है, ओवरलैपिंग को हम रोकेंगे कैसे? बिल्कुल नोच बना करके। चलो अभी बताते हैं। देखो मैलेट, अब चारों को समझ लो, चार ऑप्शन है हमारे पास, मैलेट, नॉच, एल एंगल और स्क्वायर स्टेक। स्क्वायर स्टेक को अभी हमने आपको समझा दिया था फिगर के साथ, यहाँ भी देख लेंगे, ठीक है। मैलेट हमारा लकड़ी का हथौड़ा होता है और उसमें जो आगे जिससे हम पीटते हैं वो रबड़ का हमारा बना होता है। अगर इस विशेषता की बात करेंगे तो लकड़ी या रबड़ से बना होता है जिससे मेटल या वुड को बिना नुकसान पहुंचाए चोट दी जाती है, ठीक है। चोट देने के लिए हमारा बना होता है, लेकिन उस पर नुकसान भी नहीं होता, हमारा बिल्कुल सॉफ्ट टच होता है। चाटा तेज से मारो और एक धीरे से प्यार से चाटा मारो, दोनों फर्क होता है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। उपयोग कार्य क्षेत्र की बात कर रहा है तो शीट मेटल हमारा, शीट मेटल वर्क पे काम करता है, ज्वेलरी वाले यूज करते हैं और वुड पे वर्क करते हैं तब यूज करते हैं। नोच की बात करें तो कट या खांचे के लिए हमारा, इसका मतलब हिंदी नाम लिखा हुआ है, और इसके हम जैसे विवरण की बात करें तो किसी सतह पर निकला गया छोटा हिस्सा या कट, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई चीज आपने बनाई, ठीक है, उसमें साइड में थोड़ा सा एक हिस्सा निकला हुआ है तो उसको हम पीट करके वापस उसको सही कर देते हैं, ठीक है। तो फिटिंग, लॉकिंग या ज्वाइनिंग के लिए उपयोग हमारा होता है, ठीक है। किसी को फिट करना, जैसे मान लो एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, दोनों को फिट करना है तो नोच ना करके इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है एल एंगल, ठीक है।
एल एंगल कोना कह रहा है 90 डिग्री का कोना बनाता है स्टील या एल्युमिनियम में आता है। ठीक है, इसको 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, फ्रेमिंग में, स्ट्रक्चर सपोर्ट में उपयोग करते हैं। और इसको तो हम देख ही लिए, स्क्वायर स्टैक, अभी इसका फिगर हमने देखा कि ये भाई मजबूत चौकोर धातु ब्लॉक होता है जिसकी सतह समतल होती है। ठीक है, फ्लैट और सीधा धातु सतह बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं आपको कि किनारों में उभार पैदा करने के लिए हम क्या नॉच का उपयोग कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एट वेरी लो वोल्टेज लेवल लेस देन 40 वोल्ट। बहुत कम वोल्टेज स्तर यानी 40 वोल्ट से भी कम का अगर सप्लाई आ रहा है तो बिजली के झटके का क्या असर होगा। देखो झटका तो महसूस होगा आपको, लेकिन क्या असर होगा, तो भाई झंझनाहट, सनसनाहट, फरफराहट वैसा ही आपको महसूस होगा। ठीक है, ये वाले डायलॉग आपने सुने होंगे। तो अनप्लीजेंट टिगलिंग सेंसेशन, अप्रिय झुंझुनी होगी। ठीक है, झटका लगेगा और आपको झुंझुनी हो जाती है। अगला क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलना है। ठीक है, ऑफ गोल्ड, सोने की विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता से क्या समझ रहे हैं आप कि कोई भी धातु अपने थ्रू यानी अपने अंदर से कितना धारा उसमें से बहा सकता है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टिविटी पूछता आपसे तो कितना धारा रोक सकता है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। चलिए हम इसको टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, मटेरियल का टाइप है और ये कंडक्टिविटी बता रहा है, बट किस में बता रहा है, हमारा सीमेन या महोल में बता रहा है। ठीक है, तो सिल्वर की अगर बात करें तो 6.3 इंटू 10 के घाते 7, कॉपर की बात करें तो 5.8 गुणे 10 के 7, गोल्ड की अगर बात करें 4.2 गुणे 10 के 7। ठीक है, अल्युमिनियम का भी है, जर्मेनियम का भी है। मैक्सिमम हमारा 3 ये पूछता है और ये भी पूछता है। ठीक है, तो हम इन चारों को लेके चलेंगे। प्लस अभी तो बोले कि आप मैम हमारे ऑप्शन में तो ये ऐसे कुछ है ही नहीं, अगर ऑप्शन में ऐसे हो तो हम ऐसे वाले से चलेंगे क्योंकि ये किस में है, ओम पर मीटर में। ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कैसे दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो चलो परसेंटेज में देख लेते हैं। कॉपर की बात करें तो 100%, सिल्वर की बात करें तो 105%। अब इसमें लिखा है 105%, इसका मतलब ये मत समझना कि भैया 100% को भी वो कर दिया, इसका मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर है ये। ठीक है, सबसे टॉप लेवल का कंडक्टर है, उसके बाद हमारा कॉपर आएगा। ठीक है, अल्युमिनियम 61 और गोल्ड 70%। अब यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, हमारा अपना पॉइंट मिल गया कितना, 70%। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि किसके पूछ रहे, गोल्ड की। हमने कहा 70%, 70% के आसपास कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 70% के आसपास का है, तो हम 67% पे जा सकते हैं। चलो अगला, बाकी भी हम देख सकते हैं। जिंक का हमारा कंडक्टिविटी 27%, लेड का 7%, टिन का 15%, निकेल का 22%, आयरन का हमारा 17% होता है। ठीक है, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा है व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, स्थिर विद्युत प्रभाव क्या है। मतलब रुके हुए चार्ज को हम क्या कहते हैं, रुके हुए चार्ज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्टैटिक चार्ज करते हैं, और जो मूवेबल है, जो मूव करता है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। केमिकल चार्ज, केमिकल में पाए जाने वाले चार्ज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज हम विद्युत चार्ज को जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। स्थिर आवेश स्टैटिक चार्ज की परिभाषा बोल रहा है, वह आवेश जो वस्तु की सतह पर जमा रहता है और गतिशील नहीं होता है। ठीक है, वो स्टैटिक चार्ज। वही काइनेटिक की बात करें तो यह शब्द सामान्यतः भौतिकी में प्रयोग नहीं होता है, परंतु इसे चलायमान आवेश माना जा सकता है। ठीक है, स्रोत की बात करें, दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है तो हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, गति का प्रकार स्थिर और बिल्कुल स्थानीय। एग्जाम्पल दे रहा है, गुब्बारे को बालों पर रगड़ने के उत्पन्न आवेश को हम स्टैटिक चार्ज कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आप कंघी अपने बालों में रगड़ करके आप किसी कपड़े, कागज को, हमने बहुत खेला है होगा, कागज को उठाएंगे तो वो उठने लगता है, वो स्टैटिक चार्ज आ जाता है उसमें। इसी तरह आप कपड़े बहुत टाइम से रखे हुए तय लगा कर उसको निकाल के ऐसे करेंगे तो चट चट सी आवाज आती है, वो भी हमारी स्टैटिक चार्ज की वजह से आती है, जिसको हम स्थिर आवेश बोलते हैं। काइनेटिक की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की गति पे होता है। ठीक है, गतिशील जैसे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत तार में बहती धारा को हम कह सकते हैं ये काइनेटिक
चार्ज, ठीक है। केमिकल चार्ज की बात करें तो अभिक्रियाओं में उत्पन्न या उपयोग होने वाला आवेश, रासायनिक अभिक्रिया जो भी होती है, ठीक है, परिवर्तन या संग्रह। जैसे रासायनिक क्रियाओं में हम एग्जांपल ले सकते हैं बैटरी का चार्ज या डिस्चार्ज होना, ठीक है। बैटरी चार्ज हो रही है, फिर उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, फिर वो बना रहा है, विद्युत में बदल रहा है, और फिर उसके बाद हमारा वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात करें, पदार्थ का वह मूल गुण जिससे वह विद्युत क्षेत्र में बल अनुभव करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, ठीक है। स्थिर या गतिशील दोनों हो सकता है ये। परमाणु में ऋणात्मक धनात्मक आवेश, विद्युत धारा, ठीक है। जो एटम में हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसकी बात कर रहा है, और विद्युत धारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, स्टैटिक चार्ज। अगला देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अरे भाई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी, विद्युत आवेश की इकाई पूछ रहा है तो कूलाम हो जाएगी, सीधी सी बात है। विद्युत आवेश की इकाई हमें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। वोल्ट हमारी किसकी होती है, वोल्टेज की होती है। वोल्टेज को हम किस में लिखते हैं, वोल्ट में लिखते हैं। हर्ट्ज को प्रदर्शित करना होता है, किस में प्रदर्शित करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को अगर हमें प्रदर्शित करना होता है, नापना होता है, मापने का एक वो यूनिट है, ठीक है, तो हम हर्ट्ज में दिखाते हैं। एम्पियर की बात करते हैं, धारा को हम एम्पियर में माप रहे हैं या एम्पियर में प्रदर्शित कर रहे हैं मापन के बाद, ठीक है, तो जिसको हम कह रहे हैं करंट, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसीलिए बोला कि एलिमिनेशन मेथड भी आपका कभी कभी काम आ जाता है, जब आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका आंसर याद नहीं आ रहा है, तो आपको बाकी 3 याद है ना किसके हैं, या बाकी 2 भी याद होंगे तो भी एलिमिनेशन मेथड लग जाता है, ठीक है। तो कूलाम आंसर हो जाएगा 29 का। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं, विच मटेरियल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस लेयर। कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शालीनता की परत को होते हैं। आखिरी में बोला, आखिरी, ठीक है, लास्ट बोल रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस लेयर, वैलेंस यानी जो हमारा खाली है उस वाले में कितना बोल रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अपने आप में पूर्ण है, तो इसको किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जब इसको किसी की जरूरत नहीं है तो ये हमारा चार्ज ट्रेवल करवाएगा ही नहीं। जब ये कंडक्टिविटी ही नहीं देगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। जैसे कि हमारा लकड़ी हो गया, कागज हो गया, तो ये हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करता है, मतलब अपने से बहने देता है, नहीं बहने देता है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये परिपूर्ण है, भैया कहता है हमको जरूरत नहीं है किसी की, अपना अपना देख लो, ठीक है। कंडक्टर हमें पता है कि जिसमें से चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारी जा सकती है, वो हमारी कंडक्टर होती है। सेमीकंडक्टर भैया दोनों के बीच में आता है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसी सेमीकंडक्टर का ही पार्ट होता है, ठीक है। आप एक बार अपने थ्योरी में देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से आज की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगेगी शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।